हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का हेलो एल्केन वाला कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति को समझेंगे और हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों के बारे में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति को पहले समझ लेते हैं। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अतः कार्बन और हेलोजन के बीच में सहसंयोजी बंध होता है। परंतु जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हेलोजन है एक्स, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होने के कारण ये सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अतः इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पर ये बंध जो है वो ध्रुवीय हो जाता है। तो जैसे जैसे हम हेलोजन के परमाणु बदलते जाएंगे, अर्थात अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन लें, क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें या आयोडीन लें, तो वैसे वैसे इनकी पोलैरिटी जो है वो बदलती जाएगी, अर्थात इनकी ध्रुवीयता भी बदलती जाएगी। इसका कारण ये होता है कि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है और उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आखिरी में आयोडीन। तो आकार के बढ़ते क्रम के कारण इनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ अर्थात बंध लंबाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकी पोलैरिटी में भी अंतर आने लगता है, अर्थात ध्रुवीयता में भी अंतर आने लगता है। तो ये किस तरह से परिवर्तित होते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कंपैरिजन किया है फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन। तो यहाँ पर आप बंध लंबाई देख सकते हैं कि फ्लोरोमीथेन में 139, फिर ये बढ़ गया 178, इसके बाद ये और बढ़ गया 193, फिर और बढ़ गया 240 पिकोमीटर में। फिर बॉन्ड एंथैल्पी आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो ऊर्जा का वह मान है जो इस बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। तो फ्लोरोमीथेन में यह ऊर्जा 452 है। उसके बाद क्लोरोमीथेन में यह ऊर्जा घट गई 351, ब्रोमोमीथेन में यह और घट जाती है और आयोडोमीथेन में ये और कम हो जाती है। इसी प्रकार डाइपोल मोमेंट आप देख सकते हैं कि पहले 1.85 है, फिर 1.86 है, उसके बाद 1.83, 1.64। अगर हम ये वाला क्रम छोड़ दें तो आगे हम कह सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट यानी कि ध्रुवीयता घटती जा रही है। परंतु फ्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन की ध्रुवीयता लगभग बराबर है, बल्कि क्लोरोमीथेन की ध्रुवीयता फ्लोरोमीथेन से थोड़ी सी अधिक भी है। तो इसका कारण ये होता है कि फ्लोरीन से क्लोरीन तक जब हम आगे बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है, अतः कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवीयता भी घटनी चाहिए। परंतु फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही काफ़ी विद्युत ऋणी होते हैं, लेकिन फ्लोरीन का आकार क्लोरीन के आकार से काफ़ी छोटा होता है और इसी कारण बंध लंबाई भी कम हो जाती है। तो बंध लंबाई कम होने के कारण कम आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्लोरोमीथेन की अपेक्षा फ्लोरोमीथेन की ध्रुवीयता थोड़ी सी कम होती है, लगभग बराबर आप इसे कह सकते हैं। आगे इनके भौतिक गुण देख लेते हैं। सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, किंतु ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। अर्थात यदि हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं तो ये रंगहीन नहीं रहते, बल्कि ये कलर्ड हो जाते हैं। और जो निम्न सदस्य होते हैं, निम्न सदस्य मतलब जिनमें कार्बन की संख्या कम है, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड, तो ये सब सामान्य ताप पर गैस होते हैं। जबकि जो उच्च सदस्य होते हैं वो या तो द्रव होते हैं या ठोस होते हैं। और बहुत से हेलो एल्केन जो हैं वो मीठी गंध युक्त वाष्पशील द्रव होते हैं। वाष्पशील द्रव अर्थात ये आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो अपने समकक्षीय हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि ये ध्रुवीय होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय हैं। इसके अलावा समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनका गलनांक, क्वथनांक उच्च होने का कारण यही है
कि इनके बंधों का ध्रुवीय होना। यहाँ पर आप क्वथनांक का बढ़ता क्रम देख सकते हैं। यदि हम हेलो एल्केन की आपस में ही तुलना करें, फ्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन का, तो जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे अर्थात फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं, तो एल्किल फ्लोराइड से लेकर एल्किल आयोडाइड तक क्वथनांक का क्रम जो है वो बढ़ता जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं, जैसे मेथेन का 111 केल्विन, फ्लोरोमेथेन का 195, देखिए बहुत अधिक बढ़ गया, जबकि ये दोनों में कार्बन की संख्या एक समान है, तो भी यहाँ के क्वथनांक में आप बहुत अधिक अंतर देख सकते हैं। क्लोरोमेथेन में ये देखिए 249 हो गया, ब्रोमोमेथेन में ये 277 केल्विन हो गया और आयोडोमेथेन में ये 315 केल्विन हो गया। तो इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन तक आगे बढ़ते हैं, तो इसके आकार के साथ साथ अणुभार में वृद्धि होती जाती है। तो अणुभार जितना अधिक होता है, क्वथनांक गलनांक उतना ही अधिक रहता है। यदि हम कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाते जाएं, जैसे ये मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके अणुभार में वृद्धि के साथ साथ इसकी बॉइलिंग पॉइंट में भी यानी कि क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। अगर हम नॉर्मल यानी कि सीधी श्रृंखला लेते हैं और उसी का समावयी यदि हम शाखित श्रृंखला ले लें, तो आप देख सकते हैं कि इनका क्वथनांक घट जाता है। तो क्वथनांक घटने का यहाँ पर कारण ये है कि जैसे ही ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग होने पर इनका जो क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल, उसमें कमी आती है और वांडर वाल आकर्षण बल में भी कमी आती है। इस प्रकार उसका क्वथनांक में जो है वो कमी आ जाती है। यदि हम हेलोजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ाते जाएं, जैसे मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, तो ये बढ़ाने पर भी क्वथनांक लगातार बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप इसका क्रम देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है घनत्व। तो एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड का घनत्व जल की तुलना में कम होता है। यदि हम इसे जल में डालेंगे तो ये जल के ऊपर तैरने लगते हैं, परंतु इसके बाद ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका घनत्व बढ़ने लगता है। यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नॉर्मल क्लोरोप्रोपीन, नॉर्मल ब्रोमोप्रोपीन, नॉर्मल आयोडोप्रोपीन, तो सारी चीज़ें एक समान है, बस हेलोजन परमाणु बदले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरो वाले कंपाउंड का घनत्व कम है, इससे अधिक घनत्व ब्रोमो कंपाउंड का है और उससे अधिक घनत्व आयोडो कंपाउंड का है। ये देखिए यहाँ पर आगे और भी एग्जाम्पल लिया कि यदि हम सेम लेते हैं, सभी में आयोडो कंपाउंड ही लिया गया है, परंतु हमने कार्बन की श्रृंखला को बढ़ा दिया। यहाँ पर ये आयोडोमेथेन, आयोडोएथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोब्यूटेन, तो जैसे जैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके घनत्व में आप देख सकते हैं कि कमी आती जाती है। और यदि हम कार्बन हेलोजन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाते जाएं, तो इसके घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो आप इसे अपने शब्दों में इसके पॉइंट वाइज नोट्स बना के लिखिएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी काम आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी, खासतौर पे एनसीईआरटी में यहाँ से काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चंस निकलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण देख लेते हैं। जैसे जैसे विद्युत ऋणता में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ता है। तो हमको पता ही है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन है। ये टॉपिक हम पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप स्लाइड्स पीछे करके वीडियो को पीछे ले जाकर द्विध्रुव आघूर्ण टॉपिक देख सकते हैं। अगला है घुलनशीलता। अब प्रायः क्या होता है कि जो भी ध्रुवीय यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, परंतु हेलो एल्केन जो हैं वो ध्रुवीय होने के बावजूद जल में अघुलनशील हैं। हेलो एल्केन के अणुओं के बीच का आकर्षण बल और जल के अणुओं के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक है वह उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जैसे एल्किल हैलाइड है और हमने इसे जल में घोला H2O ने, तो ये दोनों, मान लो मैं इसे A ले लूँ और इसे B ले लूँ, तो ये दोनों को जब हम आपस में मिला रहे हैं तो एक आकर्षण बल A और A परमाणु, A और A अणु के मध्य कार्य करता है और एक B और B। तो ये B, चूँकि हमने जल को लिया है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
और यहाँ पर एक वांडरवाल आकर्षण बल जो है वो काम करता रहता है। यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाकर ए और बी आपस में मिलेंगे। तो इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक होने, कोई भी बंध को टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, परंतु वो इतनी मात्रा में नहीं होती कि वो इन बंधों को क्या करे, तोड़ पाए। तो जब ये बंध नहीं टूटते तो ए और बी बंध नहीं बनता, अर्थात एल्किल हैलाइड और जल के बीच में किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं बन पाता। इसीलिए ये आपस में घुलनशील नहीं होते। यह पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। इनके स्थायित्व का क्रम देख लेते हैं। ये इस सीक्वेंस से आपको बंध की प्रबलता का भी क्रम पता चलेगा और स्थायित्व का भी क्रम पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोरोएल्केन से क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन की प्रबलता जो है, बंध की प्रबलता घटती जाती है। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन तक आगे बढ़ते हैं तो कार्बन और हेलोजन के बीच के बंध की प्रबलता घटती जाती है। ये लिखा है घटता क्रम। और चूंकि बंध की प्रबलता घट रही है तो स्थायित्व भी घटेगा। इस प्रकार फ्लोरोएल्केन सर्वाधिक स्थायी होंगे, उसके बाद क्लोरोएथेन यानी कि क्लोरोएल्केन, देन ब्रोमोएल्केन और लास्ट में आयोडोएल्केन सबसे कम स्थायी होंगे। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आयोडोएल्केन है ये आसानी से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। अगला गुण है ज्वलनशीलता। ये हाइड्रोकार्बन की तुलना में काफ़ी कम ज्वलनशील होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक अच्छा ईंधन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये ज्वलनशील भी होते हैं। इनका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जैसे मेथेन का भी। जैसे जैसे हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी ज्वलनशीलता और घटती जाती है। अर्थात हेलोएल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम ज्वलनशील होते हैं और यह एक अच्छे विलायक भी हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में पायरीन के नाम से होता है। अर्थात ये कमर्शियली पायरीन के नाम से बिकता है, जिसका उपयोग अग्निशमन के रूप में किया जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।